रेडियो फ्लाई विद नैन्सी गुप्ता। आज की वीडियो है क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 ऑफ हिस्ट्री, दैट इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। एक इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम देख चुके हैं कि किस तरीके से फ्रेडरिक सॉर्यू ने देखा था एक सपना, और वो सपना था नेशनलिज्म के ऊपर। ठीक है, आप उस सपने से बाहर आ जाते हैं क्योंकि दिन हो गई है, फ्रेडरिक सॉर्यू की जिंदगी में भी सुबह हो गई है और वो सपना टूट गया है, अभी पूरा नहीं हुआ है, बहुत जल्द ये सपना पूरा होगा। और सिर्फ फ्रांस में नहीं, फ्रांस की ये वेव पहुंचेगी पूरे वर्ल्ड में और हर जगह पर ऐसा ही एक सपना सब देख रहे हैं जो कि बहुत जल्दी पूरा होगा। पर अब हम आते हैं, क्योंकि कल हमने अपना लेक्चर फिनिश किया है नेशन स्टेट की डेफिनेशन के साथ, तो आज शुरू करेंगे नेशन स्टेट की डेफिनेशन के साथ ही। यानी कि नेशन स्टेट की डेफिनेशन में लोगों ने अपने कंट्री को नेशन स्टेट बनाने के लिए क्या क्या किया, व्हाट ऑल वाज डन। क्योंकि देखिए, एक समय है कि अब लोग के सपने से मोटिवेट हो रहे हैं। अब खुद फ्रेडरिक सॉर्यू चाहते हैं कि लोग इतना ही मोटिवेशन लें और इसे हासिल करें। तो लोगों के क्या क्या कदम बढ़े अपने नेशन स्टेट को नेशन स्टेट बनाने के लिए, ये देखेंगे। तो पहली बार जब लोगों में, देखिए, एक क्लास 8 को मैं पढ़ा रही थी और उनको मैंने ये बताया, एक छोटा सा बात है जो आप भी अगर समझ लेंगे तो अच्छा ही है। डेट्स की जब हम बात करते हैं ना हिस्ट्री में, डेट जब हम याद करने बैठते हैं किसी चीज की, तो बच्चों को 8 क्लास में सिखाया जाता है कि डेट्स पर इवेंट नहीं होता, इवेंट पर डेट होती है। कहने का मतलब ये है कि नेशनलिज्म किसके मन में कब आया, आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता, लेकिन कब वो दिखा पहली बार वो तारीख हमें याद है। तो यहाँ पे कैसे ये एक डेट है कि नेशनलिज्म लोगों ने जो एक्सप्रेस किया पहली बार, ऐसा नहीं पहली बार उनमें ये भावना आई, पहली बार जब हमने इसका बहुत वर्ल्ड वाइड एक मास लेवल पर जब इसका एक्सप्रेशन देखा तो वो ईयर था 1789। 1789 वो ईयर था बच्चों। और 1789 में लोगों ने बहुत कुछ अपने आप को नेशन स्टेट बनाने के लिए किया। जैसे कि उन्होंने एक आइडिया इन्वेंट किया ऑफ ला पार्टाई एंड ला सटॉयन। अगर आपको याद हो बच्चों, तो क्लास 9 के सेम चैप्टर में आपने पढ़ा था सटॉयन और सटॉयनी। रोबोस्पियर ने ये फंडामेंटल लाया था कि सर और मैडम कहना बंद करिए, क्योंकि कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है, सब बराबर है, सब इक्वल है, सब सिटीजन है। तो फ्रेंच की लैंग्वेज में उन्होंने कहा सटॉयन और सटॉयनी। सेम लोगों ने कहा कि वो फंडामेंटल बहुत अच्छा था कि कोई सर और मैडम नहीं है, सब सटॉयन और सटॉयनी है। तो जब आप ला सटॉयन यानी कि सिटीजन बोल रहे हैं, ला सटॉयन सिटीजन, जब आप सिटीजन बोल रहे हैं तो आप अपनी मातृभूमि में तो बोलेंगे। अब जैसे हम मातृभूमि बोलते हैं, दैट इज मदरलैंड, तो वो पितृभूमि बोलते हैं, उनके लिए वो फादरलैंड है। तो ला पैट्री मीन्स फादरलैंड, ओके, एंड ला सटायन मीन्स सिटीजन। तो ये कंसेप्ट उन्होंने लाया कि ये इम्प्लीमेंट करो। सेकेंड, अब वो क्योंकि नेशन स्टेट बनाना चाहते थे और कल हमने डेफिनेशन पढ़ी है नेशन स्टेट की, जिसकी एक आइडेंटिटी हो। तो एक आइडेंटिटी के लिए एक झंडा होना जरूरी है, फ्लैग होना जरूरी है नेशनल। वो फ्लैग इन्वेंट किया गया जो कि अगेन 3 कलर का था, इसको चूज किया गया, इसको कन्वे यहाँ से नहीं किया गया है बच्चों। कई बार फ्लैग में चेंजेस आए थे, तो आप बस ये समझ लीजिए एक फ्लैग लाए, मतलब कंसेप्ट देखिए, सोच देखिए, दिल में जज्बा देखिए कि क्या क्या करने के लिए वो उतरे। देन नेशनल असेंबली बनी, नेशनल असेंबली में हैंड्स बनाई गई, ओथ्स लिए गए, मार्टर्स कमेंस्ट्रेटेड। अब ये बच्चों को कई बार याद करने में दिक्कत होती है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, आप इंडिया में रहते हैं तो क्या आप अपना प्लेज नहीं लेते, ओथ नेशनल प्लेज लेते हो ना, इंडिया इज माई कंट्री, ऑल सिटीजन आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर वाला सेम, ठीक है, उनके अपने होंगे। तो उन्होंने कुछ ओथ्स लिए, कुछ कस्में खाई अपने देश के लिए। हैंड्स वर कमेंस्ट्रेटेड, आप लोग वंदे मातरम गाते हो, आप लोग जन मन गण अधिनायक नेशनल एंथम गाते हो, तो सेम इनका कंसेप्ट से इन्होंने भी बहुत सारे हैंड्स लिखे। मार्टर्स वर कमेंस्ट्रेटेड, आप जानते हैं, उम्मीद है आप जानते होंगे भाई। अब यूनिफॉर्म लॉज, जो पहले लॉ ऐसी थी कि फर्स्ट स्टेट के लिए कुछ और, सेकंड के लिए कुछ और, थर्ड के लिए कुछ और, ऐसा कोई फंडामेंटल नहीं है, सबके लिए बराबर लॉज बनेंगे। टैक्स देंगे सब देंगे, नहीं देंगे कोई नहीं देगा, ठीक है। कस्टम ड्यूटीज लोगों पर लगाई जाती थी, एक जगह से दूसरी जगह आने पर आपको इंटरनल कस्टम ड्यूटी, यहाँ पे इंटरनल कस्टम ड्यूटी की बात हो रही है, ध्यान में रखिएगा। अभी हम बाउंड्री क्रॉस नहीं कर रहे हैं, अभी हम कंट्री के अंदर ही है। तो कोई भी कस्टम, इंटरनल कस्टम ड्यूटी एक ही कंट्री में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पैसा देने की जरूरत नहीं है, बंद हो गया।
किसी तरीके का टैक्स ड्यूज ऐसे आने जाने पर, ट्रांसपोर्टेशन पर, गुड्स पर, ये सब बंद हो गया। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे एक यूनियन बनी हुई है, दैट इज जुल्वेरियन यूनियन। ठीक है, वक्त आने पर ये नेक्स्ट ही टॉपिक है आपका, हम पढ़ेंगे इसको। यहाँ जहां पे भी आप मेरा लेक्चर देख के इन चीजों को नोट डाउन करते हैं, वहां नोट डाउन करके इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ये एक बहुत बढ़िया चीज है, इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझा सकती हूँ। मैंने क्लास 9 को भी समझाया था, पर एग्जैक्टली ये क्या है ये हम अभी पढ़ेंगे इसी चैप्टर में मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है जुल्वेरियन यूनियन पर। तो देखो क्या होता है, पहले के टाइम में क्या था कि कोई चीज का एक मेजरमेंट फिक्स नहीं था। जैसे आपका एक फिक्स है, ठीक, मीटर सेंटीमीटर फिक्स्ड है ना, ठीक, किलोमीटर मीटर फिक्स्ड है, लीटर मिलीलीटर फिक्स्ड है, वहां कुछ फिक्स नहीं था। अगर वहां पे ये बॉर्डर है, ऐसा देखो, अगर ये कंट्री है और इसके ये इंटरनल बॉर्डर्स है, ठीक है, तो यहां पर मान के चलिए ये मेरे पास एक पीस ऑफ क्लॉथ है, एक टुकड़ा है, ठीक है। अब आप ये बताइए, ये टुकड़ा आप नापेंगे तो आज आप इंडिया में इस टुकड़े की लेंथ अगर 6 मीटर नापते हैं तो आप पूरे इंडिया में इसको कहीं पे भी ले जाइए 6 मीटर ही रहेगी, समझ में आ रही है बात। ये चीज फ्रांस में कैसी थी, इस जगह पर ये कपड़ा मिलेगा 2 मीटर, मतलब यही लेंथ 2 मीटर नापेंगे, नाप के हिसाब से इनकी हो सकता है 10 मीटर हो जाए, इनकी 15 हो जाए, इनकी 6 ही रहे, इनकी 4 हो जाए। मतलब आप देख रहे हैं एक ही कंट्री में नापने का जो तरीका है, जो मेजरमेंट है, जो यूनिट्स है मेजरमेंट के, वो सब अलग अलग है। ये बंद होना चाहिए, ये गलत है, क्योंकि इसी के हिसाब से पैसा लगेगा। तो भाई मैं 6 मीटर का कपड़ा जब लेकर जा रही हूँ तो हो सकता है कि मैं 500 रुपए देकर आ रही हूँ, पर मुझे अलग अलग जगह अलग अलग हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा इसका, विच वॉज एक्सट्रीमली रॉन्ग। ये बिजनेस के लिए, ये वो लोग जो ट्रेड कर रहे थे उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इसको सॉल्व किया गया है जुल्वेरियन यूनियन की एक्ट में, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल आप समझ लीजिए ये यूनिफॉर्म हो गया, पहले डिस्क्रीटेड था, अब यूनिफॉर्म कर दिया उन्होंने कि एक ही सिस्टम रखो। 6 मीटर मतलब पूरे भारत में 6 मीटर है। अब देखिए फ्रेंच लैंग्वेज ऑफ नेशन, फ्रेंच को कॉमन लैंग्वेज लोगों की अपने कंट्री में मान लिया गया। नाउ फ्रेंच वाज नोन एज कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन, इसको एक दर्जा मिल गया कि कॉमन लैंग्वेज फ्रांस ही, फ्रेंच ही रहेगी। अब यहाँ पे भी जैकोबियन क्लब बनाया बच्चों ने। अब यहाँ पे एक डिफरेंस है, क्लास 9 में आपने जैकोबियन क्लब पढ़ा था, तो जब आपने वहां जैकोबियन क्लब पढ़ा था तो वो बनाया था नॉन प्रॉस्पेरस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ने, पर यहाँ जो जैकोबियन क्लब बना रहे हैं वो बना रहे हैं पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड मिडिल क्लास स्टूडेंट, सारे स्कूल्स से, सारे कॉलेजेस से। तो वो मिडिल इस बार जैकोबियन क्लब के मेंबर्स हैं, तो डेफिनेटली उनकी पॉलिसीज अलग होने वाली है और अलग हुई। उन्होंने जो अपनी आर्मी थी, जो अपने कंट्री के लोग थे, जो मेन थे, उनको मोटिवेट किया कि वो होल एंड पोल हर जगह पर ये आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म या आइडियाज ऑफ नेशन स्टेट को फैलाएं। और साथ में ये जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म है ये वर्ल्ड वाइड कैरीड हुआ बच्चों, वर्ल्ड वाइड। एक बहुत बड़ी एक कहावत आपके 10th स्टैंडर्ड में है, that when France sneezes rest of the Europe catches the cold। हम पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिए, एक मुहावरा है जो कि अब आप कहीं पे भी इस्तेमाल भी करते हैं कई जगह पर। इसी के कंटिन्यूएशन में टॉपिक के हम पढ़ेंगे सिविल कोड ऑफ 1804 जो कि नेपोलियन ने लगाया था, विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। नेपोलियन बोनापार्ट का लगा हुआ है ये। मेरी नेक्स्ट स्लाइड, आज के लेक्चर में नेक्स्ट स्लाइड का टॉपिक है। इसको पढ़ने से पहले ये आपको ये समझ लेना जरूरी है ये सारे पॉइंट्स कैसे ध्यान में रखने हैं, ठीक है, क्योंकि ये लिखने को आते हैं। आइडिया ऑफ नेशनलिज्म कैसे आया लोगों में, कैसे आप कह सकते हो कि नेशनलिज्म की फीलिंग एक्सप्रेस हुई, ये क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन 5 मार्क में भी आता है, ये क्वेश्चन 3 मार्क में भी आता है। इसको यही के यही ऐसे याद कर लेना। तो बहुत सीधी सी बात है, अगर आपसे मैं कहूँ कि आप सिटीजन हैं इंडिया के, आप सब मान लीजिए आप 10 स्टेट से 10 लोगों को ले आइए अलग अलग, एक स्टेट से एक बंदा, और आपको कहीं बाहर जाना है, तो आप अपनी क्या पहचान लेके जाएंगे, दैट यू ऑल आर इंडियन। प्रूफ करिए कि यू ऑल आर इंडियन, करिए। क्या कहेंगे आप सबके पास एक झंडा है, आप सबके पास एक नेशनल एंथम है, आप सबके पास एक ओथ है, आप सबके पास एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है, आप सबके पास एक सिटीजन का टाइटल है, आप सब इंडियन है। यही बातें बताएंगे ना। तो मेरा ये एग्जाम्पल ध्यान में रखिए और इससे पूरा आंसर मिल जाएगा आपको। दैट इज कि आप 10 लोग गए अलग अलग स्टेट से, एक अब्रॉड,
आपसे कहा गया अपनी नेशनलिटी को प्रूव करिए कि यू आर फ्रॉम द सेम कंट्री, तो आप सबने क्या कहा, हमारे पास एक झंडा है। सेम फ्रांस के पास एक ट्राई कलर फ्लैग था, आप सबने कहा कि हम सब इंडियन हैं। फ्रांस ने कहा हम सब ला सिटोयन हैं। आपने कहा हमारी भारत माता है, उन्होंने कहा हमारे लापाटाइट है, फादरलैंड है। ठीक है, फिर और बताइए, आपने कहा जनगण मन अधिनायक, उन्होंने कहा हमारे पास हैंड्स हैं। आपने कहा हमारे पास प्लेज है, उन्होंने कहा हमारे पास ओथ है, मार्टिर्स है। ठीक है, फिर आपने बोला कि भाई हमारी जो भारतीय मातृभाषा है वो हिंदी है सबकी, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा हमारी कॉमन लैंग्वेज फ्रेंच है, सॉरी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने कैसे कितनी आसानी से चीजें, आपने कहा हमारी हम सब की पार्लियामेंट है, हम सब पार्लियामेंट एक फॉर्म करते हैं, एक हमारी नेशनल असेंबली, ऐसे ही इनके पास इनकी नेशनल असेंबली है। तो सिमिलरली आपने कहा कि हम इंटरनली हमारे पास फ्रीडम है, हम कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, कोई टैक्स नहीं है, इनके पास भी कोई इंटरनल कस्टम ड्यूटी अब नहीं है, कोई ड्यूज नहीं है। आपको ये आंसर याद करने की जरूरत नहीं है, अपने आप पर ढाल कर देखिए, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम सिविल कोड के साथ, जो कि नेपोलियन ने। सिविल कोड 1804, तो क्या था सिविल कोड में बच्चों, अब हम यहाँ पर देखेंगे अपने स्लाइड में, एंड दैट इज कि सिविल कोड को नेपोलियन कोड के नाम से भी जाना जाता है। वेरी अंडरस्टूड आंसर कि सिविल कोड को नेपोलियन कोड क्यों बोलते हैं भाई, जाहिर सी बात है, किसने बनाया था, नेपोलियन ने बनाया था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नेपोलियन कोड भी बोलते हैं। 1 मार्क आंसर है, याद रखिएगा। अगर 1 मार्क में पूछ ले कि व्हाट वाज द नेपोलियन कोड, सो इट वाज सिविल कोड ऑफ 1804। सो व्हाट वाज इट ऑल अबाउट, बहुत अच्छा कोड था। ऐसा नहीं था कि नेपोलियन हैज टेकन ऑल मेजर्स इन नेगेटिव डायरेक्शन, बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव मेजर्स भी दिए थे। आप अगर ऐसा सोचिए, आप ही हैं और डिक्टेटर बनना चाहते हैं, मुनार्क बनना चाहते हैं किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का, तो सबसे पहला काम क्या होगा आपका कि जो उसके सिटीजन्स हैं आप उनको कॉन्फिडेंस मिले। ठीक है, वो आपकी बात को माने, आपको सुने और आपका शासनकाल बहुत अच्छे से चले। इसके लिए जरूरी है कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें और आपको जो है एक्सेप्ट करें। तो वही नेपोलियन कोशिश कर रहे थे, एंड जस्ट सी कि व्हाट ही हैज डन। देखो इस स्लाइड में बच्चों एक बहुत अच्छी बात जो मैं आपको बताऊं, ब्रैकेट में हर एक कीवर्ड के बाद लगा हुआ है टिक या क्रॉस। सबसे पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। टिक मैंने वहां लगाया है जो चीजें नेपोलियन ने दी है, क्रॉस वो लगाया है जो चीजें थी पर नेपोलियन ने कैंसिल कर दी है। ठीक है, जो लोगों के पास ऑलरेडी थी पर वो बंद हो गई है। तो आप समझते हैं कीवर्ड से आप पूरा आंसर एक्सप्लेन कर सकते हो। सिविल कोड भी बच्चों 3 मार्क में आता है और 3 मार्क इज एनफ फॉर दिस आंसर। ठीक है, चलो अलग से भी पूछ सकते हैं, और जिस कंटिन्यूएशन में हम पढ़ रहे हैं हेडिंग की, वो कंटिन्यूएशन भी चल सकता है। तो वी विल बिगिन फ्रॉम प्रिविलेजेस फ्रॉम बर्थ। ये सबसे पहली चीज है जो कि नेपोलियन ने ली। ये आपको पता था कि फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, राइट। सो नेपोलियन ने क्या किया, सबसे पहले जो लोग फर्स्ट और सेकंड सोसाइटी के थे उन लोगों से, जो उनके पास बर्थ से प्रिविलेजेस थे ना, जो बर्थ से सहूलियतें मिली हुई थी, क्लास 9 में जो आपने चैप्टर पढ़ा है फ्रेंच रेवोल्यूशन, वहां पे आपको याद आ रहा है कि सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स। सो वहीं से फर्स्ट और सेकेंड स्टेट को जो बर्थ से, जन्म से जो अधिकार मिले हुए थे वो उन्होंने कैंसिल कर दिया। जन्म से कोई अधिकार नहीं। इसका क्या मतलब है कि अब स्टैब्लिश होने वाली है इक्वालिटी कंट्री में। सो सेम हुआ, ये ले लिया। ठीक है, दैट इज वाई क्रॉस, प्रिविलेजेस फ्रॉम बर्थ ले लिए और दिया क्या उन्होंने इसके बदले में, इक्वालिटी बिफोर लॉ। आप सब बराबर हैं, वेदर यू बिलोंग टू फर्स्ट स्टेट, वेदर यू बिलोंग टू सेकंड स्टेट और यू बिलोंग टू थर्ड स्टेट, राइट। देन नेक्स्ट पे आते हैं, ये दोनों आई होप क्लियर हो गए होंगे। थर्ड वन इज राइट टू प्रॉपर्टी। अब आप याद करिए क्लास 9th में आपने पढ़ा था, ये दिया है अपने पास से, ये नया फीचर है राइट टू प्रॉपर्टी। तो जो फ्रेंच सोसाइटी थी उसमें 90% ऑफ पॉपुलेशन थर्ड स्टेट की थी, लेकिन 60% ऑफ लैंड कंट्री का किसके पास था, 60% ऑफ लैंड जो कंट्री का था दैट वाज होल्डेड बाय द सेकंड स्टेट अलोन। यानी कि जो सेकंड स्टेट के प्रॉस्परस मिनिस्टर्स थे, जो पर्सन थे, रॉयल पीपल थे, उन्होंने पूरा 60% लैंड पे कब्जा कर रखा था। तो बेचारे पीजेंट्स उनके लैंड पे फ्यूडल काम करते थे और फ्यूडल ड्यूज देते थे। तो ये जो सिस्टम था ये बंद हो गया। नाउ एवरीबॉडी, वेदर यू बिलोंग टू फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट, नाउ यू हैव राइट टू ओन प्रॉपर्टी। अब आप प्रॉपर्टी अपनी खुद की ओन कर सकते हो। सो दिस वाज अ न्यू लॉ व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन। इसके आगे टिक लगा है, ये मैं बार बार बोल रही हूँ, व्हिच विल मेक थिंग्स इजी फॉर यू। ठीक है, कि टिक का क्या मतलब है, क्रॉस का क्या मतलब है,
ये नोट मेकिंग का तरीका है जो आप सीख लीजिए 10th स्टैंडर्ड में, आपको एसएसटी में बहुत काम आएगा, बिकॉज यू हैव वेरी आई शुड से वास्ट सिलेबस। ओके, नेक्स्ट देखो, एबॉलिश्ड फ्यूडल ड्यूज। अब फ्यूडल ड्यूज कोई नई बात नहीं है, आप लोग बहुत पहले से जानते हैं कि फ्यूडल ड्यूज क्या होते हैं। फ्यूडल ड्यूज क्या होते हैं बच्चों, जब फिर से याद एक बार मैं आपको दिला देती हूँ कि मान लीजिए लैंड मेरी है और आपके पास लैंड नहीं है काम करने के लिए, बट यू आर अ फार्मर, राइट। तो आपको मैं क्या करूंगी, आप मेरी लैंड पे काम करो, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लैंड है, तो आप मेरी लैंड पे काम करने के लिए मुझे उसका पैसा दोगे, विच वॉज नोन एज फ्यूडल ड्यूज। आज की भाषा में आप उसको समझ सकते हो रेंट, या हिंदी में इसे कहीं बटाई बोला जाता है, ठीक है। तो वो फ्यूडल ड्यूज थी, वो बंद हो गई, बैन हो गई, वो देना खत्म कर दिया। देखो उस समय जो फ्यूडल राइट था ना बच्चों, वो बहुत अलग था। आज की सिचुएशन आपको सोचोगे तो आपको लगेगा सही बात तो है, लैंड तो मेरी है तो मैं रेंट तो लूंगा, रेंट आप लेंगे, लेकिन उसके अलावा भी फ्यूडल ड्यूज में बहुत कुछ ऐसा था जो इलीगल लिया जाता था, क्योंकि सेकंड स्टेट प्रोडक्शन भी सारा लेता था, ठीक है। फिर काम करने का पैसा भी ले रहा है, तो फॉर व्हाट, तो वो बेचारे कहां से लेकर आएंगे इतना सारा, क्या करेंगे। तो ये चीजों को सिर्फ बहुत बेकार बनाने के लिए था, इट वॉज नॉट एट ऑल एप्लीकेबल या जस्टिफाइड, ठीक है। तो ये बंद कर दिया उन्होंने। क्रॉस मतलब एग्जिस्टिंग थी, क्लोज डाउन। सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, अब ये हम देखेंगे कि जो और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो नाजी ने कैसे सिंप्लीफाई किया। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या होता है, जो हमारे पर्टिकुलर मेरे राज्य में जो चीजें फाइनेंशियल किस हिसाब से चल रही है, मैं किस हिसाब से टैक्स ले रही हूँ, किस हिसाब से जो ट्रेडर्स हैं वो टैक्स दे रहे हैं, कस्टम ड्यूटीज दे रहे हैं, कैसे डीलिंग कर रहे हैं, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। तो उन्होंने कैसे इसको आसान किया, जस्ट सी आसान ऐसे किया बच्चों, सबसे पहले तो उन्होंने पीजेंट के सर्वडम माफ कर दिए। सर्वडम ड्यूज आपको पता है, ठीक है, ये हम लोग पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। सो सर्वडम वाज कैंसल्ड। फिर आप देखोगे मुनारियल ड्यूज, ये भी आपको पता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं भाई क्लास 9 में। वो ड्यूज जो हम राजा को देते हैं आर नोन एज मुनारियल ड्यूज, जो कि थर्ड एस्टेट डायरेक्टली फर्स्ट एस्टेट को देता था या तो चर्च को देता था। सो मुनारियल ड्यूज या मुनार को देना या चर्च को देना, ये सब बंद हो गया, इस तरीके के कोई ड्यूज नहीं दिए जाएंगे। देन थर्ड देखो गिल्ड रेस्ट्रिक्शन। गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस बच्चों टाउन्स और सिटीज में दी जाती हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा, ये इसकी बच्चे ये भूल जाते हैं और अक्सर सर्वडम और गिल्ड रेस्ट्रिक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस जो है वो टाउन्स और सिटीज में देते हैं और ट्रेडर्स देते हैं। ट्रेड करने की जो रेस्ट्रिक्शन होती है ना, वो गिल्ड रेस्ट्रिक्शन होती है। इसमें और डिटेलिंग हम पढ़ेंगे, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एक आने वाला है टॉपिक जुल्वेरियन यूनियन, ठीक है, वहां हम इन चीजों को बहुत ज्यादा डेप्थ में डिस्कस करेंगे। जो बच्चों को नहीं भी याद है कि मुनारियल ड्यूज सर्वडम डिटेल में क्या होता है, बिल्कुल चिंता मत करिए, मेरी नेक्स्ट वीडियो में सारी डेफिनेशन क्लैरिटी के साथ बताई गई है। इधर इस वीडियो में मैं बताती, लेकिन फोकस जो है फिर कोड से थोड़ा सा हिल जाएगा, इसलिए मैंने आज नहीं डिस्कस किया है, पर मेरी नेक्स्ट वीडियो उसको कंटेन कर रही है, उसको आप जरूर देखिएगा। ओके, सो हम बात कर रहे थे गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस। तो गिल्ड रेस्ट्रिक्शन बच्चे लगाई जाती है टाउन्स और सिटीज में, और ये ट्रेडर्स और बिजनेस पर्संस के ऊपर लगाई जाती है, ठीक है। तो वो रिमूव कर दी, वो हटा दी। इससे क्या होगा आप सोचो, मान के चलो कि आप एक बिजनेसमैन हो या आप एक ट्रेडर हो, और आपके ऊपर अभी मैंने बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं कि इधर से नहीं जाना, उधर मत जाना, इधर अपना माल नहीं देना, उधर से नहीं लेना, लोगे तो डबल टैक्स देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो क्या आप बहुत कंफर्टेबल होके व्यापार कर पाएंगे? क्या आपकी इकोनॉमी बहुत ग्रूम कर पाएगी? नहीं, ठीक है। तो अब अगर मैं ये रेस्ट्रिक्शन हटा दूं तो सबसे ज्यादा खुश कौन होगा? ट्रेडर्स होंगे और बिजनेसमैन होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि उनको अब मिल गया है फ्रीडम ऑफ मार्केट। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये आने वाला टॉपिक है बच्चों, आने वाला टॉपिक फ्रीडम ऑफ मार्केट, ठीक है, कि आपको बिजनेस करने के लिए मैंने फ्री कर दिया बीइंग अ नेपोलियन, राइट। तो दोस पीपल वर वेरी हैप्पी। इस आंसर में से छोटी छोटी बातें निकाली जा सकती हैं अगर आप निकालेंगे तो। फिर देखो ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशंस वर इम्प्रूव, ये किया नेपोलियन ने, वो था बंद कर दिया। तो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन की फैसिलिटी अच्छी करने से क्या होगा, आपका ट्रेड पहले अगर आपकी सिटी और टाउन में चल रहा था, तो अब वो सिर्फ आपकी सिटी और टाउन तक नहीं रहेगा, अब आप उसको अक्रॉस बाउंड्रीज भी लेकर जा सकते हो, ठीक है। तो डेफिनेटली अगेन फायदा किसका है? बिजनेसमैन का है, ट्रेडर्स का है। नेक्स्ट देखिए, दिस वाज 6th एंड दिस इज 7th कॉमन करेंसी। अब देखो मैं एक छोटा सा आने वाले वीडियो के लिए हिंट देती हूँ आपको। मान के चलते हैं, यहां से देखिए, आपको वो नहीं दिखेगा, दिस इज योर एरिया जहां आप रहते हो,
ठीक है। इस एरिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, ये मैं बॉर्डर्स बना देती हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5। अब आपको क्या करना है, आप एक बिजनेसमैन, आप लेके जा रहे हो 1 से एक कपड़ा आपने खरीदा और 4 पे लेके जा रहे हो बेचने के लिए। आगे बात समझ में? आप देखो कितनी बाउंड्री क्रॉस करोगे, 1 2 3 4, 4 बाउंड्री क्रॉस करनी पड़ रही है। चारों बाउंड्रीज पर क्या सिचुएशन है, आपने जो 1 स्टेट था उससे कपड़ा खरीदा जिसकी लेंथ 6 मीटर है, यहाँ पे 6 मीटर है, जहां पे आप सोचोगे मैम यहाँ पे क्यों बोल रही है 6 मीटर, तो 6 मीटर ऐसा नहीं है, यहाँ पे 6 मीटर है, क्योंकि इनकी जो मैपिंग स्केल है ना बच्चों वो अलग है, इनका 6 मीटर अलग है, इन्होंने नापा अपने स्केल से 6 मीटर आया वो कपड़ा इन्होंने दे दिया, आपने 6 मीटर का 100 रुपए दे दिया, ठीक है, ये एज्यूम कर लेते हैं। अब आप जब क्रॉस करके सेकंड बाउंड्री पर आए तो सेकंड बाउंड्री वाले आपको क्रॉस करने के लिए बोलेंगे कि इसका टैक्स पे करो, तो जब इन्होंने नापा तो यही कपड़ा 10 मीटर हो गया, इनका स्केल अलग था नापने का, क्योंकि और अब आप जो टैक्स दोगे वो 100 रुपए के हिसाब से नहीं दोगे, वो कितने के हिसाब से दोगे, 10 मीटर की वैल्यू के हिसाब से दोगे, तो ज्यादा जाएगा डेफिनेटली। फिर थर्ड स्टेट वालों की बाउंड्री आई, थर्ड स्टेट वालों ने कहा कि अब हमें भी टैक्स दो, इन्होंने कपड़ा नापा तो मान के चलते हैं कि 3 मीटर निकला, अब आप कम टैक्स दोगे, तो कहीं ज्यादा दे रहे हो कहीं कम दे रहे हो, उसके बाद आप 4 में लाके इसको बेच पाओगे। ये आप देख रहे हो क्या हो रहा है, कितनी परेशानी है, ये आप सोचोगे तो लाना ही नहीं है, नुकसान हो गया फायदे की जगह, ठीक है। तो इस तरीके से पहले ट्रेड किया जाता था फ्रांस में, अब नेपोलियन ने ये सब कुछ सिंप्लीफाइड कर दिया, अब ऐसा कुछ नहीं है, अब अगर 6 मीटर कपड़ा है तो सब जगह 6 मीटर रहेगा, यानी कि जो स्केल है ना नापने का चीजों को, चाहे वो मीटर हो, लीटर हो, किलोग्राम हो, कुछ भी हो, वो कॉमन हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, जैसे कि आज चल रहा है, आप कहीं पे भी चले जाओ 6 मीटर ही रहेगा, ठीक है। और प्लस दूसरी चीज क्या थी कि यहाँ पे कोई और करेंसी चल रही है, किसी और एम्परर की चल रही है, यहाँ पे किसी और एम्परर की चल रही है, सबकी अपनी अलग अलग करेंसी चल रही है, तो आप करेंसी को भी कन्वर्ट करोगे, उसमें भी हर करेंसी की वैल्यू ऊपर नीचे होती है, तो उसमें भी नुकसान और फायदा होगा, ये भी बंद कर दिया नेपोलियन ने इशू कर दिया कॉमन करेंसी। अब सबकी एक ही करेंसी होगी, ना तो आपको बार बार मनी एक्सचेंज करना है, ना ही बार बार आपको ऊपर नीचे टैक्स देना है, सब कुछ सिंप्लीफाइड हो गया। समझ में आ रहा है हाउ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम गॉट सिंप्लीफाइड? बहुत बड़ा रोल है इसमें स्टैंडर्ड वेट, सिस्टम ऑफ वेट एंड मैनेजमेंट का और कॉमन करेंसी का। यही दोनों एजेंडा है मेरे नेक्स्ट लेक्चर के भी, वो हम डिस्कस करेंगे जुल्वेरियन यूनियन में क्या है और डिटेल में, पर यही चीज मैं फिर से समझाऊंगी, ठीक। तो आई होप आपको सिविल कोड समझ में आया होगा, किस तरीके से नेपोलियन ने मदद की अपने लोगों की, कैसे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को सिंप्लीफाई किया, कैसे लोगों की लाइफ को हेल होने से बचाया, ठीक। तो दिस वाज वेरी फेमस कोड जो इम्प्लीमेंट हुआ था, इसलिए आप इसको पढ़ भी रहे हैं अपने बुक्स में, वरना नेपोलियन ने बहुत कुछ किया था, सब कुछ एनसीईआरटी में नहीं है, कुछ कुछ चीजें जो बहुत इफेक्टिव थी या बुरी थी या पॉजिटिव थी पर इफेक्टिव थी, वो चीजें आप जरूर डिस्कस कर रहे हैं। सो दिस लेक्चर ऑफ द डे एंड्स हियर इटसेल्फ ऑन आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर जरूर डिस्कस करेंगे, फॉर दैट स्टे ट्यून, स्टे अलर्ट। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।